हेलो गाइस, वेलकम टू डॉक्टर बिहार एसआई। इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा का जो आंसर का टॉनिक बैच आया था उसके इतिहास के प्रश्नों को देखेंगे। रिवीजन के पर्पज से काफ़ी बढ़िया पीडीएफ बनाया गया है और क्विकली इस पीडीएफ को देखेंगे। इसके अलावा उसके जो ऑप्शंस दिए गए हैं उन सभी ऑप्शंस को भी हम लोग देखेंगे। ये नहीं कि सिर्फ सही उत्तर को ही देखेंगे, बल्कि उसके ऑप्शंस में भी अगर कुछ नए फैक्ट्स या कोई रोचक जानकारी मिलती है जो हमारे एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट होगी तो उसे भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो शुरू करते हैं इतिहास को। अगर आपने पॉलिटी, ज्योग्राफी या अन्य विषयों के एक्सप्लेनेशंस को नहीं देखा है तो वो भी हमारे प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। उसे भी काफ़ी डिटेल में बनाया गया है। पहला प्रश्न है, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण का किस क्षेत्र में विकास हुआ? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी के क्षेत्र में जो है आपको पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण तीनों ही क्षेत्र का विकास देखने के लिए मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान की संस्कृति जो है उसे आहार संस्कृति या बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये राजस्थान के बनास नदी के आसपास जो है विकसित हुआ था, इसीलिए इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। इसके अलावा कायथा संस्कृति की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के आसपास है तथा यह चंबल नदी के इर्द गिर्द इसका विकास हुआ है। वहीं गुजरात की संस्कृति की बात करें तो प्रभाव संस्कृति जो है उसका जुड़ाव गुजरात से है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, पशुओं को पालतू बनाने जाने का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इसका सही उत्तर है बागोड़ और आदमगढ़। बागोड़ राजस्थान का क्षेत्र है, वहीं आदमगढ़ मध्य प्रदेश का है। तो इन दोनों ही जगहों से पशुओं को पालतू बनाए जाने के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा भीमबेटका की बात करें तो यहाँ से प्राचीनतम केव पेंटिंग यानी गुफा चित्र शैली मिली है और यह मध्य प्रदेश में है। वहीं मेहरगढ़ की बात करें तो ये कृषि से संबंधित यहाँ प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। वहीं बुर्जहोम या गफकर्राल की बात करेंगे तो यहाँ पर दफनाए गए लोगों का शव मिले हैं। ठीक है, तो दफन किए गए लोगों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है, उस स्थल का नाम बताएं जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो स्थायी जीवन के प्रमाण जो है वो मेहरगढ़ से मिले हैं। मेहरगढ़ जो है वहां से प्राचीनतम खेती के साक्ष्य मिले हैं जो कि 7000 बीसी पुराना है। ठीक है, तो मेहरगढ़ जो है, मेहरगढ़ से खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा यहीं से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण भी मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो हड़प्पा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। इसके अलावा इसके टाइम पीरियड की बात करेंगे तो ये 2500 से लेकर 1750 बीसी के बीच जो है देखने के लिए मिलता है तथा यह जो है सिंधु के साथ साथ उसकी जो सहायक नदियां हैं उसके इर्द गिर्द इस सभ्यता का उत्थान हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातात्विक स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? तो लोथल जो है वो भोगवा नदी पर स्थित था। इसके अलावा लोथल की अगर चर्चा करें तो ये वर्तमान गुजरात में अवस्थित है और यहाँ से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, यह एक डॉकयार्ड था। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में प्राचीन स्थल दिए गए हैं तथा सूची 2 में पुरातात्विक खोज दिए गए हैं। आइए देखते हैं। लोथल, तो लोथल से गोदीवाड़ा मिला है। वहीं कालीबंगन से बात करेंगे तो कालीबंगन से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। धोलावीरा से हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्ह मिले हैं। वहीं बनावली से बात करें तो पक्की मिट्टी के बने हुए हल की प्राप्ति हुई है। तो अगर इसी क्रम में आप इसका मिलान करेंगे तो बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित था? तो जहां तक सिंध की बात है तो हम लोग सब देख लेंगे। हड़प्पा जो है वो वर्तमान पंजाब में है, पाकिस्तान पंजाब। वहीं मोहनजोदारो की बात करेंगे तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। चान्होदारो यह भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। यही सुरकोटदा जो है वो वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। तो यहाँ पर जो है हमें सिंध के बारे में पूछा जा रहा है तो सिंध में हमें चान्होदारो और मोहनजोदारो दोनों को देखने के लिए मिलता है। इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 2 और 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अथर्ववेद में। अथर्ववेद में जो है हमें जादू टोना के साथ साथ आयुर्वेद यानी चिकित्सा के भी प्रमाण मिलते हैं। वहीं यजुर्वेद की बात करेंगे तो यजुर्वेद जो थे इससे यज्ञ के प्रमाण मिलते हैं, यज्ञ के बारे में जानकारियां मिलती हैं। वहीं सामवेद की बात करेंगे तो इससे संगीत का भी प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो जहां तक विवाह सूक्त की बात है यह ऋग्वेद के 10वें मंडल में पाया जाता है। ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में विवाह सूक्त पाया जाता है। इसके अलावा ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है वर्ण व्यवस्था का भी कह सकते हैं कि प्रमाण मिलता है, वहीं से शुरुआत मिलती है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में सुमेल मिलान करना है। एक तरफ विवरण दिया गया, दूसरी तरफ वर्ष एवं घटना तथा संधि दी गई है। देखते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करेंगे तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वह 1767 से लेकर 1779 तक चला है, 69 तक, और इसे मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त किया गया। वहीं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करेंगे तो ये 1780 से लेकर 1784 तक चलता है। इसी युद्ध में 1782 में जो है हैदर अली की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, और इसका अंत जो है वो मैंगलोर की संधि के साथ होता है 1784 में। तृतीय अंग मैसूर युद्ध की बात करेंगे तो ये श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा खत्म होता है। वहीं इसके टाइम पीरियड की बात करेंगे तो ये 1790 से लेकर 1793 की तरह चलता है। चतुर्थ अंग मैसूर युद्ध की बात करेंगे तो यह जो है 1799 में चलता है और इसी में टीपू सुल्तान की मृत्यु भी हो जाती है।
ठीक है, और अंततः मैसूर जो है वो सहायक संधि के द्वारा, वेलेस्ली की सहायक संधि के द्वारा उसे ब्रिटिश शासन में मिला लिया जाता है। अमृतसर की संधि की बात करेंगे तो राजा रंजीत सिंह के द्वारा जो किया गया था, और यह 1809 में किया गया था। ठीक है, जहां तक रंजीत सिंह का बात है तो ये सुकेर चकिया मिसल से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है पंजाब का ब्रिटिश भारत में विलय, तो ये जो है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था, और 1849 में। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पंजाब जो है ब्रिटिश प्रांत में मिल जाता है। ठीक है, इस समय पंजाब के जो राजा थे दिलीप सिंह हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ है, तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है ये आपको लाहौर की संधि के साथ खत्म होता है। ठीक है, 1846 में। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है सुगौली की संधि, तो सुगौली की संधि जो है वो नेपाल, आंग्ल नेपाल युद्ध की समाप्ति के लिए होता है, और ये 1816 में है। वहीं सुगौली की संधि के समय में अगर वायसराय की बात करेंगे तो उस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स जो थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स वही थे भारत के गवर्नर जनरल। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल कब से कब तक है, 1813 से लेकर 1823 तक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें। तो जहां तक वैशाली की बात है, वैशाली में दूसरा बौद्ध संगति होता है, और इस समय राजा कौन रहते हैं, तो राजा रहते हैं काल अशोक। राजगिरी की बात करें तो इस समय पहला बौद्ध संगति होता है, राजा रहते हैं अजातशत्रु। पाटलिपुत्र की बात करेंगे तो इस समय तीसरी बौद्ध संगति होती है राजा अशोक के समय में। वहीं कुंडलवन के कनिष्क के शासन काल में जो चतुर्थ बौद्ध संगति होती है। इस क्रम अगर इसका मिलान करेंगे तो 2 1 4 3 इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, तो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ जो है वो 14 पूर्व है। ठीक है, 14 पूर्व सबसे पुराना जैन ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रम गृह के रूप में किया था, तो बराबर की गुफाओं को आजीवकों को दान दे दिया गया था राजा अशोक के द्वारा। सम्राट अशोक ने बाबर की जो गुफाएं हैं, बराबर की गुफाएं, उसे आजीवकों को दान दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था, तो मत मयूर जो था वो प्राचीन भारत का एक शैव संप्रदाय है, और ये चेदी वंश के समय में जो है, चेदी वंश के समय में देखने के लिए मिलता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है, तो ये अंगुत्तर निकाय में मिलता है। अंगुत्तर निकाय जो है एक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। वहीं भगवती सूत्र वो एक जैन धर्म का ग्रंथ है, उससे भी महाजनपदों की जानकारी मिलती है। इसके अलावा यहाँ त्रिपिटक दिया गया है, तो त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें 3 ग्रंथ लिखे गए थे। ठीक है, एक है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक, और तीसरा है अभिधम्म पिटक। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है निम्न मगध राजवंशों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो है इसमें हर्यक वंश आएगा। हर्यक वंश में आपको बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन देखने के लिए मिलते हैं। हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं। दूसरे नंबर पर आपको नंद वंश मिलेगा, इसमें महापद्मनंद और घनानंद है। फिर तीसरे नंबर पर मौर्य वंश आता है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक हैं। फिर शुंग वंश आता है अंत में, जिसकी शुरुआत पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। तो इसी तरह अगर आप इसको सजाएंगे तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है मगध का कौन सा सम्राट अप्रो परशुराम के नाम से जाना जाता था, यानी दूसरे परशुराम के नाम से कौन जाना जाता था, तो ये था महापद्मनंद। ठीक है, महापद्मनंद नंद वंश का शासक था। महापद्मनंद के बाद जो है घनानंद शासक बनता है, और घनानंद के साथ समय में ही जो है सिकंदर महान का आक्रमण भारत की तरफ होता है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है राजा नंद का उल्लेख अभिलेखीय प्रमाण है, तो राजा नंद का उल्लेख अभिलेखीय प्रमाण है खारबेल का हाथी गुफा अभिलेख। ठीक है, खारबेल का हाथी गुफा अभिलेख। इसके अलावा रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख भी काफी पॉपुलर है। ये भी कई बार एग्जाम से पूछा जाता है, तो इससे भी याद रखिएगा कि जूनागढ़ का अभिलेख जो है रुद्र दामन के द्वारा बनवाया गया। क्वेश्चन नंबर 20 है अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के इस राज्य का उल्लेख नहीं किया है। तो देखिए अशोक के समय में ना आपको कुषाण का भी जिक्र नहीं मिलेगा, क्योंकि कुषाण जो है वो अशोक के बाद आते हैं। ठीक है, कुषाण जो है वो पहली शताब्दी में आता है, वहीं अशोक जो है ये तीसरी शताब्दी का है, तो इसमें कुषाण का भी जिक्र नहीं मिलता है। लेकिन क्वेश्चन में दक्षिण का राज्य के उल्लेख किया गया है, तो इन सभी में जो है आपको अशोक का जिक्र देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है सुमेलित कीजिए। ठीक है, पहला है, अच्छा यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये चोल जो है ना, चोल चेरे पांडे, तो इसमें चोल भी हो सकता है, बट मेरा हिसाब से तो इसका सही उत्तर कुषाण ही होगा। एक बार आप लोग अपने लेवल पे भी चेक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है यहाँ पे कुछ पुस्तक, लेखक और राजवंश दिए गए हैं और उसकी विशेषता दी गई है, आपको मिलान करना है। प्रथम संगम सभा की बात करेंगे तो संगम जो है ये मदुरई में होता था, पांड्य शासकों के द्वारा कराया जाता था। पांड्यों की राजधानी मदुरई हुआ करती थी और अगस्त ऋषि उसके अध्यक्ष थे। फिर शिल्पाधिकारम, यह एक महाकाव्य है, इसे इलंगो अडिगल के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, मणि मेखले की बात करेंगे तो ये जो है शीतले सतनार के द्वारा लिखा गया है। वहीं पांड्य राजवंश के प्रतीक की बात करेंगे तो मछली उसकी राजधानी हुआ, उसकी मछली जो है उसका राज्य चिन्ह हुआ करता था। चोल राजवंश के प्रतीक की बात करेंगे तो बाघ था। वहीं चेर राजवंश के प्रतीक की बात करेंगे तो ये धनुष था। एहोल अभिलेख की बात करेंगे तो ये पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा
लिखवाया गया था। रवि कीर्ति जो है उसके द्वारा जो है ये पुलकेशिन द्वितीय उसका राजा हुआ करता था, वही एहोल अभिलेख का निर्माण कराता है। वहीं हाथी गुफा अभिलेख की बात करेंगे तो खारवेल जो कि कलिंग यानी उड़ीसा के शासक थे, उनके द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था? तो हुनों का आक्रमण, प्रशासन का सामंतीय ढांचा और अरब गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, ये सभी जो है वो गुप्त शासन के, गुप्त प्रशासन के या गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण थे। वहीं अरबों का आक्रमण जो है ये गुप्त प्रशासन या गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण नहीं था। अरबों का आक्रमण जो है 712 के आसपास होता है और गुप्त वंश उससे कहीं पहले समाप्त हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धनवंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में भेजा? तो धनवंतरी को जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने भेजा था। ठीक है, मतलब धनवंतरी जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। वहीं कनिष्क के दरबार में चरक रहते थे, वो भी काफी पॉपुलर है। चरक संहिता जो है उनके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, जहां तक समुद्रगुप्त का बात है तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है इतिहासकार स्मिथ के द्वारा, और अशोक जो है ये मौर्य साम्राज्य का महानतम शासक हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है? तो चोल गंगम यानी गंगाई कोंड चोलपुरम का निर्माण जो है वो राजेंद्र प्रथम के द्वारा किया गया था। ठीक है, राजेंद्र प्रथम जब उत्तर भारत की तरफ पाल वंश के शासक को पराजित करते हैं तो वो अपने साथ गंगा नदी के जल को दक्षिण भारत लेके जाते हैं और वहां पर जो है गंगाई कोंड चोलपुरम नामक एक झील का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो मोहम्मद गोरी और जयचंद जो है वो दोनों चंदावर के युद्ध में जो कि 1194 में हुआ था उसमें लड़े थे और इसमें जो है जयचंद की हार होती है। ठीक है, इसके अलावा तराइन के प्रथम युद्ध की बात करेंगे तो ये मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य होता है। प्रथम तराइन के युद्ध जो है 1191 में होता है और इसमें मोहम्मद गोरी हार जाता है और पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। लेकिन उसके ठीक एक वर्ष के बाद तराइन का द्वितीय युद्ध होता है जिसमें मोहम्मद गोरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। ठीक है, वहीं कन्नौज का युद्ध जो है 1154 में होता है। चलिए आगे देखते हैं निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली को पहली बार लागू किया? तो मध्यकाल के दौरान अलाउद्दीन खिलजी जो है वो प्रसिद्ध शासक है जिसने मूल्य नियंत्रण पद्धति लागू किया था। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी। इसके अलावा इल्तुतमिश की बात करेंगे तो इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद 1210 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनता है। ठीक है, और इसके द्वारा एकता प्रथा वहीं तुर्क के चिहलगामी की शुरुआत की जाती है। वहीं इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी की बात करें तो रजिया सुल्तान उसकी उत्तराधिकारी थी। ठीक है, चलिए अब आगे मोहम्मद बिन तुगलक भी है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान दीवान ए कोही नाम का एक कृषि विभाग शुरू किया गया था, तो यहाँ से भी बहुत प्रश्न पूछा जाता है, ये भी याद रखिएगा। वहीं शेर शाह सूरी की बात करेंगे तो ये सूर वंश का था, अफगान ओरिजिन का। ठीक है, और इसका मकबरा जो है बिहार के सासाराम में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो अष्टदिग्गज जो थे वो 8 तेलुगु कवि थे जो कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। वहीं राजा कृष्णदेव राय की बात करेंगे तो ये विजयनगर साम्राज्य के तालुब वंश का शासक था। ठीक है, तालुब वंश का शासक था। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता जो है उसका भू राजस्व था। ठीक है, भू राजस्व। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है निम्नलिखित में से कुछ सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो इसका सही उत्तर है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने हजरत आला और बाद में सुल्तान की उपाधि धारण की थी। वहीं सिकंदर लोदी की बात करेंगे तो सिकंदर लोदी जो है वो गुलरुखी के नाम से लिखता था। ये लोदी वंश का प्रसिद्ध शासक था। इसके अलावा बहलोल लोदी की बात करेंगे तो ये लोदी वंश का संस्थापक था। वहीं इब्राहिम लोदी की बात करेंगे तो वो लोदी वंश का आखिरी शासक था और पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ है जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी का युद्ध होता है। ठीक है, और इसमें इब्राहिम लोदी जो है युद्ध क्षेत्र में मारा जाता है और यह युद्ध क्षेत्र में मारा जाने वाला पहला दिल्ली सल्तनत का शासक भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? इसका सही उत्तर होगा मारवाड़ के राव चंद्रसेन ने। ठीक है, मारवाड़ के राव चंद्रसेन जो है वो मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखते हैं और समर्पण नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है इधर आयोग, संस्थान और सुधार दिया गया है। इसके अलावा वह किस वर्ष आया था ये दिया गया था, हमें इसका मिलान करना है। सबसे पहले देखते हैं सार्जेंट योजना जो शिक्षा से जुड़ा हुआ था, ये 1944 में आता है। उसके बाद सैंडलर्स विश्वविद्यालय आयोग की बात करें तो ये 1917 में आता है। राधा कृष्णन आयोग जो है 1948 में आता है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है ये विलियम जोन्स के द्वारा शुरू किया जाता है और 1784 में। उसके अलावा तत्वबोधिनी सभा की बात करेंगे तो ये देवेंद्र नाथ टैगोर इसकी शुरुआत करते हैं। प्रार्थना समाज जो है ये आत्माराम पांडुरंगा के द्वारा शुरू किया जाता है। सत्य सोमचक समाज जो है उसकी शुरुआत ज्योतिबा फूले करते हैं। वहीं ड्रेन थ्योरी या धन निष्कासन का सिद्धांत जो है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न कह रहा है मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता था। तो मुगल प्रशासन में मदद ए मास जो था वो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व से संबंधित थी। विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व।
क्वेश्चन नंबर 33 है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया? तो इसका सही उत्तर था पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, किसने अकाल तख्त की स्थापना की तथा नगाड़ा बजाने की परंपरा शुरू की? तो इसका सही उत्तर है गुरु हरगोविंद ने। ठीक है, जो सिख धर्म है उसमें कुल मिलाकर 10 गुरु हुए हैं, जिसमें से 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर थे, 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। इसके बाद जो है गुरुओं की परंपरा समाप्त हो जाती है और जो सिख धर्म का जो पुस्तक है उसे ही गुरु मान लिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, निम्नलिखित में से किनके बीच वांडीवास का युद्ध हुआ था? तो वांडीवास का युद्ध जो है ब्रिटिश और फ्रांस के बीच हुआ था। इसे कर्नाटिक वॉर, जो थर्ड वार हुआ था, थर्ड कर्नाटिक वॉर, उसके बीच में ये लड़ा गया था और यह सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक हिस्सा था। ठीक है, जहां तक कर्नाटिक वॉर का सवाल है तो वो भी इतिहास में काफी इंपॉर्टेंट रहता है। और थर्ड कर्नाटिक वॉर के बाद क्या होता है कि फ्रांस जो है वो हार जाते हैं और अंतिम रूप से ब्रिटिशर्स जो थी उसकी सत्ता काबिज हो जाती है भारत पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया? तो मुर्शिदाबाद का उपदीवान जो है यानी बंगाल का उपदीवान मोहम्मद रजा खान को बनाया गया था। ठीक है, वहीं अगर बिहार के दीवान की बात करेंगे तो सीताब राय को बिहार का दीवान बनाया गया था। वहीं अगर हम लोग उड़ीसा के दीवान की बात करें तो राय दुर्लभ को उड़ीसा का दीवान बनाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो देखते हैं, हेक्टर मुनरो ये बक्सर के युद्ध के समय में सेना का नेतृत्व करता है, ये बिल्कुल सही है और बक्सर का युद्ध जो है 1764 में लड़ा जाता है। वहीं लॉर्ड हेस्टिंग्स की बात करेंगे तो ये नेपाल आंग्ल नेपाल युद्ध के समय में वाइसराय थे, ये भी सही है। वहीं लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल की बात करेंगे तो 1813 से लेकर 1823 तक जो है ये वाइसराय रहते हैं। लॉर्ड वेलेजली जो है वो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में रहते हैं। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है 1799 में। वहीं तृतीय अंग मराठा युद्ध की बात करेंगे तो ये 1817 से लेकर 1818 के बीच लड़ा जाता है और इसके समय में लॉर्ड कर्नवालिस जो है वो भारत के गवर्नर जनरल नहीं थे, बल्कि इसके समय में भी लॉर्ड हेस्टिंग्स ही जो है वो भारत का गवर्नर जनरल था। तो इसलिए ऑप्शन डी जो है ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया है? इसका सही उत्तर है सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह जो है उसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में जगह दिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांसें कहाँ ली हैं? तो भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांसें कुशीनगर में लिया। ठीक है, और इसे ही महापरिनिर्वाण कहते हैं तथा महापरिनिर्वाण के अगर चिन्ह की बात करेंगे तो स्तूप जो है उसका चिन्ह है। वहीं बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वहीं सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था जिसे धर्मचक्र परिवर्तन भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है, सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? तो सिकंदर महान का शिक्षक जो था वो अरस्तु था। वहीं अरस्तु के गुरु की बात करेंगे तो सुकरात अरस्तु के गुरु थे। वहीं अरस्तु का शिष्य जो है वो प्लूटो था। इसके अलावा सिकंदर महान था। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि वहाँ एथेंस में शिक्षक की परंपरा थी। ठीक है, इसको एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। प्लूटो के शिक्षक कौन थे? अरस्तु थे और अरस्तु के शिक्षक कौन थे? सुकरात थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है, सुमेलित कीजिए मध्यकालीन भारत और मराठा एवं अन्य राजवंश। तो अष्टप्रधान शिवाजी के शासनकाल में होते थे। ठीक है, वहीं पुरंदर की संधि की बात करेंगे तो ये 1665 में होता है और ये राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य होता है। उसके अलावा चौथ और सौर देशमुखी की बात करें तो ये मराठा कालीन टैक्सेशन थी। वहीं पानीपत का तृतीय युद्ध की बात करेंगे तो ये 1761 में होता है और मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली जो अफगान था उसके बीच होता है। परमार वंश का संस्थापक की बात करें तो उपेंद्र यानी कृष्णराज जो था वो परमार वंश का संस्थापक था। गंगाई कोंड चोलपुरम नगर की स्थापना राजेंद्र प्रथम के द्वारा की गई थी। खजुराहो मंदिर की बात करेंगे तो इसे चंदेल शासकों ने बनाया है। खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है। ठीक है, इसके अलावा एलोरा का कैलाश मंदिर की बात करें तो ये राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश के किस कुल में हुआ था? तो महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश के यात्रिक कुल में होता है। इसके अलावा गौतम बुद्ध की बात करेंगे तो गौतम बुद्ध का जन्म शाक्य कुल में हुआ था। ठीक है, इसीलिए गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहते हैं। और जहां तक महावीर का सवाल है तो इनका यात्रिक वंश में जो है इनका जन्म होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं तो ये बुद्ध धर्म के त्रिरत्न कहलाते हैं, बुद्ध, संघ और धर्म। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत मेगास्थनीज था, जिसे सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। ठीक है, और मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है जिससे हमें मौर्यकालीन प्रशासन की जानकारी भी मिलती है। वहीं कौटिल्य की बात करेंगे तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और इन्होंने अर्थशास्त्र लिखी है जो कि 15 अधिकरणों में विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की है। ठीक है, वहीं घनानंद की बात करेंगे तो घनानंद वही शासक है जिसके समय में सिकंदर महान का भारत की तरफ आक्रमण होता है। बिंबिसार जो है हर्यक वंश का संस्थापक है और पुष्यमित्र जो है वो मौर्य काल के बाद पुष्यमित्र शुंग जो है वो शुंग वंश की स्थापना करता है। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है, बिंदुसार ने अशोक को किस विद्रोह को समाप्त करने के लिए भेजा था? तो बिंदुसार ने अशोक को तक्षशिला भेजा था वहां के विद्रोह को समाप्त करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है,
भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया? तो भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग जो है वो कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया था पहली शताब्दी में। ठीक है, पहली शताब्दी में। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को जीता था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने जो है सिंध को 712 ईस्वी में जीता था। ठीक है, 712 में प्रथम सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ आयोजित करता था? तो हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभाएं प्रयाग में आयोजित करता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है, करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है, यहाँ पे शब्दावली और ग्रंथ दिए गए हैं, उसका अर्थ और विवरण उसका मिलान करना है। वेदांगों की कुल संख्या की बात करें तो ये अच्छे हैं, वहीं वेदों की कुल संख्या की बात करें तो 4 हैं। संस्कार की बात करेंगे तो 16 संस्कार थे। ठीक है, उसके बाद उपनिषदों की बात करेंगे तो 18 है। ठीक है, 18। चलिए, मुंडक उपनिषद की बात करेंगे तो सत्यमेव जयते से लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से ही लिया गया है। अघन्या शब्द जो है ये गाय के लिए प्रयोग किया जाता था, ऋग्वेद में वर्णित है। 4 आश्रमों का उल्लेख जो है जाबलूकनिषद में किया गया है। ठीक है, वहीं ऋग्वेद के मंडल तो 10वें मंडल में जो है वर्ण व्यवस्था के बारे में दिया गया है। गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद के 3रे मंडल में है और इसे विश्वामित्र जी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, दसराग युद्ध की बात करें तो ये पुरुषनी नदी यानी रावी नदी के तट पर हुआ था। वहीं गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ये अथर्ववेद में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। जब पूरा विश्व सो रहा होगा तब भारत में नए जीवन ... यह वक्तव्य किसका है? तो यह जो है उस प्रसिद्ध लेख का भाग है जिसे जवाहरलाल नेहरू ने जो भाषण दिया था भारत की आजादी के समय में। ठीक है, तो 14 अगस्त के मध्य रात्रि को जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह भाषण दिया गया था, जिसे पॉपुलरिटी ट्विस्ट विद डेस्टिनी के नाम से भी जाना जाता है। यह वाक्यांश जो है उसी भाषण के हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है, किसने भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन प्रारंभ किया था? इसका सही उत्तर है जेम्स अगस्टस हिकी। जेम्स अगस्टस हिकी के द्वारा 1780 में बंगाल गजट नाम का पेपर लिखा गया था अंग्रेजी भाषा में। वहीं हम लोग अगर बाल गंगाधर तिलक के बारे में बात करें तो इनके द्वारा मराठा और केसरी लिखा गया था। ठीक है, राजा राम मोहन राय, इनको राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दी जाती है। ठीक है, और इन्होंने ब्रह्म सभा, तत्वबोधिनी सभा जैसे बहुत सारी चीजें की हैं। इसके अलावा कुछ पुस्तक भी लिखे थे जैसे प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। ठीक है, इसके अलावा लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करें तो भारत का पहला गवर्नर जनरल भी है और इसी के समय में जो है सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। 54 में कह रहा है, इस शिक्षा रिपोर्ट के बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय अस्तित्व में है। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय जो है उड्स डिस्पैच के बाद 1854 में जो आया था उसके बाद ही अस्तित्व में आता है। इसके अलावा मैकॉले की अगर शिक्षा नीति की बात करें तो ये 1835 में आती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंट कॉलेज के बाद में किस नाम से जाना जाता है? तो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंट कॉलेज जो है बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है और इसे सैयद अहमद खान के द्वारा शुरू किया गया था। सैयद अहमद खान। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है, एक तरफ सूची 1 दिया गया है, सूची 2 और इसका मिलान करना है। देखते हैं, विनोबा भावे का संबंध जो है भूदान आंदोलन से है। मेधा पाटेकर जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए हैं। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से जुड़े हुए हैं। वहीं जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति से जुड़े हुए हैं। इसी क्रम में अगर आप इसका मिलान करेंगे तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, हमें गलत ढूंढना है। लॉर्ड डलहौजी, हड़प की नीति, ये बिल्कुल सही है। हड़प की नीति व्यापगत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। लॉर्ड मिंटो, भारत परिषद अधिनियम 1909 के समय में यही था। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी इसे जानते हैं। लॉर्ड बेलेजली, इसके द्वारा सहायक संधि लाई गई थी, ये भी सही है। लॉर्ड कर्जन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये गलत है क्योंकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ये लॉर्ड लिटन के समय में आया था। लॉर्ड लिटन के समय में। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। होम रूल आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो होम रूल आंदोलन जो है वो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1916 में शुरू किया गया था। ठीक है, लॉर्ड डफरिन की बात करेंगे तो कांग्रेस के निर्माण यानी 1885 में जो है लॉर्ड डफरिन ही भारत के गवर्नर जनरल हुआ, भारत के वाइसराय हुआ करते थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है, स्वतंत्रता के पश्चात किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा केरल हो जाएगा। केरल में EMS नंबूदरीपाद की सरकार बनी थी जो कि कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित थे और ये 1957 में बनी थी। इन्हें भारत का वयोवृद्ध कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नेहरू जी। इनके द्वारा धन के निष्कासन का सिद्धांत भी दिया गया था। वहीं बाल गंगाधर तिलक के बारे में कहें तो ये लोकमान्य के नाम से जाने जाते थे। वहीं सुरेंद्र नाथ बनर्जी की बात करेंगे तो इन्हें जो SN बनर्जी को इंडियन एसोसिएशन के गठनकर्ता के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है, पहली मुस्लिम महिला जिसने भारत पर शासन किया, तो इसका सही उत्तर है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो है वो इल्तुतमिश की पुत्री हुआ करती थी। ठीक है, और ये जो है चोगा और टोपी पहनकर राज किया करती थी।
ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। मोहम्मद गोरी ने अपने जीते हुए क्षेत्र के प्रशासन के लिए किसे नियुक्त किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी का गुलाम हुआ करता था और यहीं से गुलाम वंश की स्थापना होती है। 1206 में जो है दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। वहीं मोहम्मद गोरी की बात करेंगे तो मोहम्मद गोरी ने 1191 और 1192 में तराइन का युद्ध लड़ा। वहीं 1194 में जो है चंदावर का युद्ध लड़ता है जयचंद के साथ और फिर धीरे धीरे पूरे भारत पर काबिज हो जाता है। ठीक है, और वो कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने जीते हुए क्षेत्र के प्रशासन के लिए नियुक्त करके जाता है। वहीं इल्तुतमिश की बात करेंगे तो ये दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और ये 1210 से लेकर 1236 तक दिल्ली सल्तनत का राजा रहता है। वहीं इसके उत्तराधिकारी की बात करें तो रजिया सुल्तान जो इसकी पुत्री थी वही इसकी उत्तराधिकारी बनती है। मलिक कफूर, इसे हजार दिनारी के नाम से भी जाना जाता है और ये जो है अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम था। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। किस योद्धा ने मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली प्रशासन का मार्ग प्रशस्त किया? इस युद्ध ने, इसका सही उत्तर हो जाएगा तराइन का दूसरा युद्ध जो कि 1192 में होता है और इसमें जो है मोहम्मद गोरी का युद्ध पृथ्वीराज चौहान के साथ होता है जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। ठीक है, वहीं तराइन के प्रथम युद्ध की बात करें तो 1192 में होता है और इसमें मोहम्मद गोरी की हार होती है। चलिए आगे देखते हैं। वहीं पानीपत का पहला युद्ध जो है ये होता है 1526 में। खंडवा का युद्ध होता है 1527 में और दोनों ही युद्ध जो है बाबर के द्वारा लड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने लौह रक्त की नीति को अपनाया? इसका सही उत्तर है बलबन। बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाया था। ठीक है, और बलबन के द्वारा जब तुर्क के चहलगामी को समाप्त कर दिया गया। वहीं इसके अलावा दीवान ए आरिज नाम का एक नया विभाग शुरू किया गया था जो एक सैन्य विभाग था, दीवान ए अर्ज। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। यहाँ पे दर्शन दिए गए हैं तथा उसके प्रतिपादक दिया, उसका मिलान करना है। जहां तक सांख्य दर्शन का सवाल है यह महर्षि कपिल के द्वारा शुरू किया गया था। योग दर्शन जो है पतंजलि के द्वारा शुरू किया गया था। न्याय दर्शन जो है महर्षि गौतम के द्वारा शुरू किया गया था। वहीं वैशेषिक दर्शन जो है जिसे परमाणुवाद भी कहते हैं उन्हें महर्षि कणाद के द्वारा शुरू किया गया था। वहीं पूर्व मीमांसा जो है जैमिनी के द्वारा, वहीं उत्तर मीमांसा वेदांत जो है वो बदरायन के द्वारा लिखा गया है। अद्वैतवाद के प्रतिपादक शंकराचार्य हैं। वहीं विशिष्टाद्वैतवाद के संस्थापक जो है रामानुजाचार्य हैं। इसके अलावा द्वैताद्वैतवाद के संस्थापक जो हैं वो निम्बकाचार्य हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा इनमें से किस एक खान से निकाला गया था? तो कोहिनूर हीरा जो है वो गोलकुंडा के खान से निकाला गया था। ठीक है, चलिए किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो द्वितीय सिकंदर बनना चाहता था, इसलिए उसने अपनी उपाधि सिकंदर सानी भी रखी थी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। यह खिलजी वंश का प्रसिद्ध शासक है। इसके समय में बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली प्रभावी रूप से लागू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है बाजार अधिनियम नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? तो इसका उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक की बात करेंगे तो इसके समय में जो है कृषि विभाग दीवान को ही शुरू हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो इब्न बतूता जो है ये मोरक्को का यात्री था। ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आता है और इसके द्वारा रेहाला नाम की पुस्तक लिखी जाती है। यह दिल्ली का काजी भी नियुक्त हुआ था। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को चीन भी भेजा था अपना दूत बनाकर। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है निम्न में से किस दिल्ली सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोध का मिश्रण बताया है? इसका सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये दिल्ली सल्तनत का जो है एक बहुत ही पढ़ा लिखा राजा था, लेकिन इसके बहुत सारे ऐसे काम थे, इसके 5 ऐसे निर्णय थे जो है सफल नहीं हो पाए थे और इसीलिए इसे विरोधों का मिश्रण कहा गया था। जैसे पहला इसका निर्णय था कि यह जो है अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। इसके अलावा यह जो है कुछ जगहों पर हमला करना चाहता था। ठीक है, इसके अलावा ये जो है सांकेतिक सिक्के भी लेकर आता है। तो ये सारे जो निर्णय थे वो कहीं ना कहीं सही नहीं ठहरते हैं और वो बुरी तरह से असफल होता है। इसीलिए इसे इतिहासकारों ने विरोध का मिश्रण बताया है। बर्नी ने इसकी मृत्यु के बाद कहा था कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से छुटकारा मिल गई। ठीक है, इतिहासकार बर्नी का ये स्टेटमेंट है। तो ये भी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ही कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था और इब्राहिम लोधी जो है 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के द्वारा पराजित होता है और वहीं जो है युद्ध भूमि में इसकी मृत्यु हो जाती है। वही सिकंदर लोधी की बात करेंगे तो ये लोधी वंश का प्रसिद्ध शासक था और यह जो है गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखता था। क्वेश्चन नंबर 72 है द्वितीय अशोक किसे कहा जाता था? तो द्वितीय अशोक के नाम से कनिष्क जाना जाता है। ठीक है, ये अपने वेलफेयर स्कीम्स के कारण जो है द्वितीय कनिष्क के रूप से जाना जाता है। प्रथम शताब्दी में इसका शासन रहता है। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जो है वो यवनों के द्वारा चलाई गई थी। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा शुद्धतम सिक्के किसने जारी किए तो इसका सही उत्तर कुषाण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? तो राजा खारवेल जो थे वो कलिंग वंश के महान शासक थे। ठीक है, उसका बाद क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है बानभट्ट किस सम्राट का दरबारी कवि था? तो बानभट्ट जो था वो हर्षवर्धन का दरबारी कवि था और बानभट्ट के द्वारा हर्षचरित्र और कादम्बरी जैसे पुस्तक लिखे गए हैं। ठीक है, वहीं कनिष्क के दरबारी इतिहासकार की बात करें तो कल्हण इसके दरबारी इतिहासकार के थे। ठीक है, वहीं विक्रमादित्य की बात करेंगे तो इनके शासनकाल में महाकवि कालिदास और इसके अलावा
अन्य बहुत सारे प्रसिद्ध नवरत्न जो थे इसके दरबार में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? तो इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। वहीं चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो इसके दरबार में चाणक्य रहते थे, मेगास्थनीज था। समुद्रगुप्त की बात करें जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, और हर्ष की बात करेंगे तो इसका दरबारी इतिहासकार बाणभट्ट था। गुप्त शासकों को सरकारी दरबारी भाषा क्या थी? तो गुप्त शासकों का सरकारी भाषा जो है वो संस्कृत हुआ करती थी, और गुप्त काल जो है उसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत 319 में श्रीगुप्त के द्वारा की गई थी। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया गया था? तो हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था, और यह ऐहोल अभिलेख में इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा ही ऐहोल अभिलेख लिखाया गया था, और यह नर्मदा नदी के नीचे दक्षिण की तरफ जो है शासन करता था। होयसल की राजधानी थी, तो होयसल की राजधानी जो है वो द्वार समुद्रम थी। ठीक है, इसके अलावा वारंगल की जो वारंगल है वह काकातीय राजवंश की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, वहीं देवगिरी की बात करेंगे तो ये यादव वंश की राजधानी हुआ करती थी। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं। निम्न में से किस चोल राजा ने सिलोन को सर्वप्रथम जीता था? देखिए यहाँ पे लिखा है सर्वप्रथम, तो सर्वप्रथम जो है सिलोन को राजराज प्रथम ने जीता था। ठीक है, लेकिन यह आंशिक रूप से ही जीत पाया था। वहीं अगर राजेंद्र चोल की बात करें तो ये संपूर्ण श्रीलंका को जीतने में सफल रहा था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे सर्वप्रथम पूछा है, तो इसका सही उत्तर राजराज प्रथम होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे बौद्ध धर्म और जैन धर्म से जुड़े हुए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें एक तरफ घटना और प्रतीक है, दूसरी तरफ अर्थ और स्थान है। तो मिलान करके देखते हैं। गौतम बुद्ध के जन्म की बात करें और इसके प्रतीक की, तो इसका प्रतीक जो है कमल और सांड है। वहीं गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। वहीं महाभिनिष्क्रमण यानी गृहताग की बात करें तो ये घोड़ा इसका चिन्ह है। गौतम बुद्ध जब 29 वर्ष के थे तब उन्होंने गृहताग किया था। वहीं निर्वाण यानी ज्ञान प्राप्ति की बात करें तो ये बोधि वृक्ष के नीचे यानी पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में प्राप्त हुआ था। धर्मचक्र परिवर्तन यानी प्रथम उपदेश जो है ये सारनाथ में होता है। वहीं महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु की बात करें तो ये जो है कुशीनगर में होता है, उत्तर प्रदेश कुशीनगर में। वहीं प्रथम जैन संगति की बात करेंगे तो ये पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र के नेतृत्व में होता है, और ये होता है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। वहीं द्वितीय जैन संगति की बात करेंगे तो ये गुजरात के बल्लभी में होता है, और इसकी अध्यक्षता क्षमा श्रवण के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है? तो चोल वंश के ग्राम प्रशासन का उल्लेख जो है वो उत्तर मेरु शिलालेख में मिलता है। वहीं ऐहोल अभिलेख की बात करें तो ये रुद्रदामन के द्वारा लिखा गया था। जूनागढ़ अभिलेख जो है रुद्रदामन के द्वारा लिखा जाता है। ऐहोल अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नासिक जो है ये गौतमीपुत्र सतकारनी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सातवाहन वंश के थे। महाबलीपुरम की स्थापना किसने की? तो महाबलीपुरम की स्थापना जो है पल्लव के द्वारा की गई थी। पल्लव। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया है? तो ये महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया था। वहीं गांधार शैली की शुरुआत जो है कुषाण शासकों के द्वारा की जाती है। ठीक है, इस शासक ने एलोरा मंदिर का निर्माण कराया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रकूट शासक कृष्णराज प्रथम। वहीं राष्ट्रकूट की शुरुआत की बात करें, इसकी स्थापना के बाद इसकी संस्थापक दंती दुर्ग हैं। ठीक है, दंती दुर्ग। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। यहाँ पे मिलान करना है। एक तरफ पत्रकार ये पत्रिका और अखबार दिया गया, दूसरी तरफ इसका संस्थापक या संपादक दिए गए हैं। मिलान करके देखते हैं। पहला है बंगाल गजट, तो ये 1780 में जो है जेम्स अगस्टा हिच के द्वारा शुरू किया गया था। वहीं संवाद कौमुदी की बात करेंगे तो ये राजा राम मोहन राय के द्वारा शुरू किया गया था। सोम प्रकाश की बात करेंगे तो वो ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा शुरू किया गया था। इनके द्वारा विधवा पुनर्विवाह के लिए भी काफी प्रयास किए गए थे। अमृत बाजार पत्रिका जो है इसकी शुरुआत शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई थी। वहीं केसरी और मराठा जो है ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है। मूक नायक के लेखक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं। वहीं यंग इंडिया यानी हरिजन जो है इसके लेखक महात्मा गांधी हैं। वहीं कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया की बात करेंगे तो इसकी लेखक एनी बेसेंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस बार बीपीएससी में पूछा भी गया था। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है अधिकांश चोल मंदिर किस देवी देवता को समर्पित हैं? तो चोल राजवंश के जो शासक थे वो शिव जी के भक्त हुआ करते थे। ठीक है, तो अधिकांश चोल मंदिर जो है वो शिव से जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है एलोरा में गुफाओं और शैलकृत मंदिर हैं, तो ये किस धर्म से जुड़े हुए हैं ये पूछा जा रहा है। तो एलोरा की गुफाओं में जो मंदिर हैं वो हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्म से जुड़े हुए हैं। जहां तक बौद्ध धर्म की बात है तो वो 1 से लेकर 12 यानी गुफा संख्या 1 से लेकर 12 तक ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। वहीं गुफा संख्या 13 से 23 तक जो है वो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। वहीं गुफा संख्या 30 से 34 तक जो है वो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है अजंता की चित्रकला कृतियों में वर्णित कथानक हैं, तो अजंता की चित्रकला में कृतियों में वर्णित कथानक जो है वो जातक से जुड़ी हुई। ये बौद्ध धर्म में जो गौतम बुद्ध हैं उनकी पुनर्जन्म से जुड़ी हुई कथाएं इसमें वर्णित हैं। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया? तो ये समुद्रगुप्त के दरबारी इतिहासकार हरिसेन के द्वारा कराया गया था। प्रसिद्ध जैन केंद्र दक्षिण भारत में कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध जैन केंद्र जो है दक्षिण भारत के श्री श्रवणबेलगोला में अवस्थित है, जो कि कर्नाटक में है। मेघदूतम के लेखक कौन है? तो मेघदूतम के लेखक जो है महाकवि कालिदास हैं। विशाखदत्त के द्वारा क्या लिखी गई? तो देवी चंद्रगुप्तम लिखा गया था। चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा है और शूद्रक ने मृच्छकटिकम लिखा है। सांची का स्तूप का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो इसका निर्माण अशोक के द्वारा कराया गया था और सांची का स्तूप जो है वो मध्य प्रदेश में है। सिंधु सभ्यता का वह एकमात्र स्थल जहां से कृत्रिम गोदीवारा मिला है,
तो डॉकयार्ड जो है लोथल से मिला है, लोथल जो है वर्तमान गुजरात में अवस्थित है और यह भोगवा नदी पर था, भोगवा नदी। ठीक, चलिए। इसके अलावा निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो इसका हड़प्पा के बारे में पूछ रहा है, तो याद रखिएगा दयाराम सहनी थे। वहीं मोहनजोदाड़ो की बात करेंगे तो राखलदास बनर्जी थे। वहीं सर जॉन मार्शल जो उस समय जो है आपको एएस यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। तो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत जो है, देखिए विभिन्न जगहों पर कहीं कृषि और कहीं व्यापार मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से व्यापार माना जाता है क्योंकि सिंधु अर्थव्यवस्था का जो व्यापार था वो बहुत दूर-दूर तक मेसोपोटामिया, है ना, इसके अलावा अन्य सभ्यताओं से भी मिलता है इसके प्रमाण। तो इसलिए इसका सही उत्तर व्यापार होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। भारत शासन के प्रतीक शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिए गए हैं? तो सत्यमेव जयते जो है ये मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, मुंडोक उपनिषद से। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है भारतीय संसद का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? सॉरी, भारतीय संगीत का। तो भारतीय संगीत का उद्गम जो है ये सामवेद में खोजा जा सकता है। ठीक है, सामवेद में। यजुर्वेद में यज्ञ की जानकारी मिलती है, अथर्ववेद में जादू टोना और चिकित्सा की, और ऋग्वेद जो है पूजा पाठ से जुड़ा हुआ है। निम्न में से योग के प्रणेता कौन है? तो योग जो है वो पतंजलि के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, मनुस्मृति किस विषय वस्तु से संबंधित है? तो मनुस्मृति जो है ये कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है सिकंदर और पोरस की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? तो इसका सही उत्तर है झेलम, और इसे हेडिस्पीज के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया? तो ये इसका सही उत्तर है शुंग वंश। ठीक है, मौर्य के बाद शुंग वंश का राज होता है, शुंग के बाद कण्व वंश का। क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा है जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो जैनियों के पहले तीर्थंकर ऋषभ देव हुआ करते थे। वहीं जैनियों के 23वें तीर्थंकर की बात करेंगे तो ये पार्श्वनाथ थे। वहीं 24वें तीर्थंकर जो है महावीर स्वामी है। क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है कृष्णदेव राय के समकालीन कौन था? तो कृष्णदेव राय का समकालीन जो है बाबर हुआ करता था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी में कृष्णदेव राय के बारे में लिखा है कि वह एक काफी प्रतापी शासक हुआ करता था। वहीं कृष्णदेव राय जो था वो विजयनगर के तुलु वंश का शासक था। इसी के शासन में, इसी के दरबार में जो है अष्टदिग्गज जो कि 8 तेलुगु कवियों का समूह था वो रहते थे। क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है बहमनी राजाओं की राजधानी थी। तो बहमनी राज्यों की राजधानी गुलबर्गा हुआ करती थी। वहीं विजयनगर की राजधानी हम्पी थी। आगरा जो है वो मुगलों की शुरुआती राजधानी थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था। तो तालीकोटा जिसे राक्षस तांगड़ी के नाम से भी जानते हैं, यह प्रसिद्ध युद्ध जो है 1556 में लड़ा गया था और ये युद्ध विजयनगर के और जो बहमनी साम्राज्य थी उन दोनों के मध्य हुआ था, विजयनगर और बहमनियों के बीच। बहमनी की संयुक्त सेना जो है वो लड़ती है विजयनगर के खिलाफ। क्वेश्चन नंबर 107 कह रहा है शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया था? तो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। ठीक है, चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 108 कह रहा है भारतीय मुगल चित्रकला किस मुगल सम्राट के शासनकाल में शुरू हुई? तो जहां तक शुरुआत की बात है तो ये शुरुआत हुमायूं के समय में हुई थी। वहीं चित्रकला के नाम से एक अलग विभाग की स्थापना अकबर के शासनकाल में होती है और मुगल चित्रकला अपने शीर्ष पर जो है वो जहांगीर के शासनकाल में पहुंचता है। तो जहां तक शुरुआत की बात है इसका सही उत्तर हुमायूं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही उत्तर है राणा कुंभा। मालवा विजय के बाद जो है राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। हुमायूंनामा की रचना का किसने की है? तो हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बानो बेगम ने की थी जो कि हुमायूं की बहन थी। क्वेश्चन नंबर 11 में एक तरफ स्मारक और शैली दी गई है, दूसरी तरफ निर्माता और शासक दिए गए हैं और इसका मिलान करना है। देखते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा अजमेर में बनवाया गया था। अलाई दरवाजा मोहम्मद अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया है दिल्ली में। बुलंद दरवाजा जो है ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बनवाया था फतेहपुर सीकरी में। एतमादुद्दौला का मकबरा जो है नूरजहां के द्वारा बनाया गया था और ये नूरजहां के पिता हुआ करते थे। मोती मस्जिद जो है ये औरंगजेब के द्वारा बनाया गया है दिल्ली में। वहीं चित्रकला का स्वर्ण युग की बात करें तो ये जहांगीर के काल में था चित्रकला का स्वर्ण युग। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग जो है वो शाहजहां के शासनकाल में है। शाहजहां के शासनकाल में आपको ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, मोती मस्जिद, बहुत सारी चीजें बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 112 कह रहा है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में शेरशाह सूरी और किसके बीच लड़ा गया था? इसका सही उत्तर है हुमायूं का। वहीं चौसा के युद्ध की बात करेंगे तो यह 1539 में हुआ था। इसमें शेरशाह सूरी विजयी होता है और वह दिल्ली की गद्दी पर विराजमान होता है। वहीं जो हुमायूं रहता है वह निर्वासित होकर ईरान की तरफ चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 113 कह रहा है अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहता था? तो तानसेन जो है वो अकबर के दरबार में रहते थे और वो अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। क्वेश्चन नंबर 114 कह रहा है अकबर के एकमात्र किस हिंदू दरबारी ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बीरबल। बीरबल ने अकबर के दीन ए इलाही को स्वीकार किया था। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किस वर्ष की है? तो खालसा पंथ की शुरुआत जो है 1699 में गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु हैं। ठीक है, इनका जन्म 1666 में, ठीक है, इनका जन्म 1666 में पटना में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 116 है अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अलबरूनी जो है मोहम्मद गजनी का दरबारी कवि था और उसी के साथ जो है वो भारत आता है।
किताबुल हिंद नामक किताब जो है अल-बरूनी के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 117 क्या है? कह रहा है सुविख्यात संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल से संबंधित हैं? तानसेन और बैजू बावरा जो हैं वो अकबर के शासनकाल से संबंधित हैं। राज तरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई है? तो राज तरंगिणी कल्हण के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, कल्हण के द्वारा राज तरंगिणी लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है जामा मस्जिद किसने बनाया है? तो जामा मस्जिद आगरा वाला, इसे तो शाहजहां ने बनाया है। वहीं मोती मस्जिद की बात करेंगे तो मोती मस्जिद जो है दिल्ली का मोती मस्जिद वो औरंगजेब के द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 120 कह रहा है महाराष्ट्र में भक्ति पंथ किसके शिक्षा प्रचार के साथ फैला हुआ? तो देखिए ये संत ज्ञानेश्वर जो हैं ये भी महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं और संत तुकाराम जो है ये भी आपको महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं। तो शुरुआत तो संत ज्ञानेश्वर ने की थी लेकिन इसे फैलाया है तुकाराम ने। ठीक है, तो ये दोनों में से जो आपको सही लगे बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 कह रहा है अजमेर में किस सूफी फकीर का दरगाह है? तो ये है मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह जो है वो अजमेर में है। इसके अलावा हम लोग दिल्ली में जो है निजामुद्दीन औलिया का दरगाह है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 जो है वो कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया? तो ये 1929 में का जो लाहौर अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी उसी में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था। और 26 जनवरी 1930 को रावी के तट पर जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया भी गया था। क्वेश्चन नंबर 123 कह रहा है बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो बारदोली सत्याग्रह के नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नोआखली कहाँ स्थित है? तो नोआखली बांग्लादेश में स्थित है। नोआखली वह जगह है जब स्वतंत्रता प्राप्ति यानी 15 अगस्त 1947 के दिन महात्मा गांधी उपस्थित थे। महात्मा गांधी नोआखली में हिंदू एवं मुसलमान के बीच जो दंगा हो रहा था उसे रोकने के लिए नोआखली गए हुए थे। अकबर के शासनकाल में सेना प्रमुख को क्या कहते थे? तो अकबर काल में सेना प्रमुख को मीर बख्शी कहते थे। मीर बख्शी। क्वेश्चन नंबर 126 कह रहा है शाहजहां ने मोती मस्जिद कहाँ बनवाई? तो शाहजहां की मोती मस्जिद है वो आगरा में है। वहीं औरंगजेब की मोती मस्जिद जो है वो दिल्ली में है। यहाँ शाहजहां की मोती मस्जिद की बात कर रही थी, आगरा में है। इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स प्रथम द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में निम्नलिखित में से किसको भेजा गया? तो देखिए इस आधिकारिक रूप से तो सर थॉमस रो आया था, ठीक है, लेकिन इससे पहले थॉमस रो से पहले जो है विलियम हॉकिंस भी आ चुका था। आधिकारिक रूप से अगर पूछा जाए तो आपको यहाँ पे सर थॉमस रो होगा, लेकिन पहला व्यक्ति अगर पूछा जाए तो वो इंडिपेंडेंट रूप से जो है आपको विलियम हॉकिंस आया था। इससे इंग्लिश खां की उपाधि भी दी गई थी जहांगीर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 128 कह रहा है मुगलों का लाल किला में रहना किसके द्वारा प्रतिबंधित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है जॉन निकोलसन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 129 कह रहा है अकबरनामा की रचना किसने की? तो अकबरनामा की रचना जो है अबुल फजल के द्वारा की गई थी। बीबी का मकबरा भारत में कहाँ स्थित है? तो बीबी का मकबरा जो है ये औरंगाबाद में है और इसे जो है औरंगजेब ने अपनी वाइफ अपनी बीबी की याद में बनवाया था और इसे ताजमहल का एक घटिया नकल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है सुमेलित कीजिए। एक तरफ अधिनियम है और दूसरी तरफ इसकी मुख्य विशेषताएं देखते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो कि 1878 में आया था, ठीक है, लॉर्ड लिटन के समय में, ये भारतीय भाषाओं के समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाता है। एल्बर्ट बिल विवाद क्या है? तो ये जो है भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय मामलों की सुनवाई का हक दे देता है। रॉलेट एक्ट 1919 ये क्या है? तो यह बिना बिल बिना दलील का कानून है, ठीक है, इसे काला कानून भी कहते हैं। शारदा एक्ट यह क्या था? तो यह बाल विवाह निषेध यानी लड़के और लड़कियों की न्यूनतम विवाह की उम्र से संबंधित था। वहीं सती प्रथा का निषेध की बात करें तो यह लॉर्ड विलियम बेंटिक तथा राजा राम मोहन राय के प्रयासों से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं। निम्न में से किसको जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? तो औरंगजेब जो है उसे जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। चौथ क्या था? चौथ चौथ जो है ये पड़ोसी राज्य से शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर था, ठीक है, ये कुल भूमि राज का 1/4 हुआ करता था, कुल भूमि राजस्व का 1/4 हिस्सा, चौथा हिस्सा, इसे चौथ कहते थे। 134 गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को लागू किया था। तो गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा जो है शिवाजी के द्वारा लागू किया गया था। गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा है? तो गुरु नानक का जन्म जो है तलवंडी यानी ननकाना साहिब में हुआ था और इनका जन्म जो है 1400 यानी 1469 में होता है, ठीक है, 1469 में। गांधी जी को सर्वप्रथम किस वर्ष सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया था? तो 1908 में दक्षिण अफ्रीका में जो है महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था। वहीं भारत में अगर पूछा जाए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1917 में, जब 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? तो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में लागू किया था, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। इसके अलावा स्थायी बंदोबस्त से ही जुड़ा हुआ कुछ व्यवस्था है जैसे दसहाला पद्धति, सूर्यास्त कानून, इस्तेमरारी व्यवस्था, ये सब जो है आपको स्थायी बंदोबस्त से ही जुड़े हुए शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 138 कह रहा है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को भारत में किस अधिनियम के माध्यम से लागू किया गया था? तो इसका सही उत्तर है मोर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909, जिसे मिर्लो मोंटे मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। क्वेश्चन नंबर 139 कह रहा है किसके विरोध में महात्मा गांधी ने सितंबर 1932 में आमरण अनशन किया था? तो महात्मा गांधी ने आमरण अनशन जो है वो मैकडोनाल्ड के कम्युनल अवार्ड के विरोध में किया था और इसी के बाद जो है महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच पूना समझौता होता है, पूना पैक्ट।
140 नंबर प्रश्न कह रहा है, ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था? तो ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज का उद्देश्य जो है, वो रूढ़िवादी ब्राह्मणों द्वारा निचली जातियों के शोषण को रोकना था। ठीक है? आपसे पूछा जा सकता है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। क्वेश्चन नंबर 141 कह रहा है, साइमन कमीशन का निम्न में से क्या उद्देश्य था? तो साइमन कमीशन जो है, ये का गठन 1927 में होता है, लेकिन यह भारत आता है 1928 में, और इसका उद्देश्य था भविष्य के सुधारों की भारत में गुंजाइश को देखना। ठीक है? संवैधानिक सुधारों की, जो 1919 का जो संवैधानिक सुधार किया गया था, उसका पुनर्मूल्यांकन करना था। लेकिन चूंकि साइमन कमीशन के सभी 7 सदस्य ब्रिटिशर्स थे, इसीलिए इसका भारत में कड़ा विरोध हुआ। ठीक है? और इसी के विरोध के क्रम में ही लाला लाजपत राय की जो है, वो लाठी लगने से मृत्यु भी हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 142 कह रहा है, हंटर आयोग की स्थापना का क्या कारण था? तो हंटर आयोग जो है, वो जालियांवाला बाग हत्याकांड के जो है जांच करने के लिए हुआ था। ठीक है? जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज के फाउंडर हैं। ये 1875 में बॉम्बे में शुरू करते हैं, बाद में इसे लाहौर लेके चले जाते हैं। ठीक है? और इनके बचपन का नाम मूल शंकर था, और इनके गुरु का नाम क्या था? तो इनके गुरु का नाम था बिरजानंद। ठीक है? और इन्होंने सत्यास प्रकाश लिखा था, वेदों की ओर लौटो इनका प्रसिद्ध नारा है। क्वेश्चन नंबर 144 कह रहा है, स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। तो स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ जो है, बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था, और ये 1905 के आसपास बंगाल के क्षेत्र में होता है। क्वेश्चन नंबर 145 कह रहा है, भारत के किस रियासत में सर्वप्रथम हड़प की नीति का पालन हुआ? तो इसका सही उत्तर है सतारा का। और ये हड़प की नीति जो है, व्यापकता का सिद्धांत, ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। यहाँ पर कुछ विद्रोह दिए गए हैं और उसका क्षेत्र दिया गया है, और इसको मिलान करना है। जहाँ तक सन्यासी विद्रोह का सवाल है, तो ये बिहार और बंगाल से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। रामोसी विद्रोह जो है, पश्चिमी घाट से जुड़ा हुआ है। अहोम विद्रोह जो है, वो असम से जुड़ा हुआ है, ये भी सही है। नील विद्रोह जो है, वो बंगाल से जुड़ा हुआ है, ये भी सही है। मोपला विद्रोह केरल से जुड़ा हुआ है, 1921 में होता है। वहीं कुका विद्रोह जो पंजाब से जुड़ा हुआ है, राम सिंह कुका इसके नेता रहते हैं। ताना भतर विद्रोह जो है, बंगाल से नहीं बल्कि बिहार और झारखंड के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 147 देखते हैं, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, तो ढूंढना है, आइए देखते हैं। 1857 में वायसराय, तो लॉर्ड कैनिंग जो 1857 में वायसराय थे। वहीं महारानी की घोषणा पत्र की बात करें, तो ये 1 नवंबर 1858 को आया था। इलाहाबाद से इसे पढ़ा भी गया था। झांसी में विद्रोह का दमन जो है, ये जनरल ह्यूरोज के द्वारा किया गया था। सेना के पुनर्गठन, यानी 1857 की क्रांति के बाद जो अंग्रेजी सेना और भारतीय सेना का पुनर्गठन किया गया था, तो वो पील आयोग की अनुशंसा पर ही किया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जो जांच समिति थी, वो हंटर आयोग के द्वारा किया गया था। वहीं जालियांवाला बाग की बात करेंगे, तो ये 1919 में होता है। ठीक है? चलिए सॉरी, उसके बाद है स्वराज दल। तो स्वराज दल जो है, ये 1923 से मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा शुरू किया जाता है। वहीं आजाद हिंद फौज जो है, उसकी फाउंडर जो है सुभाष चंद्र बोस थे। वहीं लक्ष्मी सहगल जो थी, वो आजाद हिंद फौज की जो महिला बटालियन थी, उसकी अध्यक्ष थी। क्वेश्चन नंबर 148 कह रहा है, क्रीमिया युद्ध कब हुआ था? तो क्रीमिया का युद्ध जो है, ये 1853-54 के मध्य हुआ था। 149 नंबर प्रश्न कह रहा है, इसका मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 से। मेजनी जो है, इनका संबंध इटली के एकीकरण से है। हीगल जो थे, वो एक पाश्चात्य दार्शनिक है। वहीं विस्मार्क जो है, उनका संबंध जर्मनी के एकीकरण से था। सरदार पटेल को भारत का विस्मार्क भी कहा जाता है। ठीक है? तो अगर इसी क्रम में आप इसका मिलान करेंगे, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 150 कह रहा है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? तो इसका सही उत्तर जो है 1916 हो जाएगा, 1916। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना जो है, लाला हरदयाल ने 1913 में की थी। गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में शुरू किया गया था। तुर्की के खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त किया गया? तो तुर्की के खलीफा का पद की समाप्ति 1924 में वहां के अंतिम खलीफा मोहम्मद मुस्तफा कमाल पाशा के द्वारा किया गया था। मुस्तफा कमाल पाशा। क्वेश्चन नंबर 153 कह रहा है, 1932 में पूना समझौता किसके बीच हुआ था? तो 1932 का पूना समझौता महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। 1954 कह रहा है, हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? तो पंडित मदन मोहन मालवीय जो है, वो हिंदू महासभा के संस्थापक थे। वहीं चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज पार्टी की शुरुआत की थी। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 155 कह रहा है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था? तो यह 1920 में हुआ था, और ये तुर्की के शासक के समर्थन में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 के आसपास शुरू होता है, और ये दांडी यात्रा के बाद शुरू होता है। महात्मा गांधी जो अपने 78 समर्थकों के साथ जो है शुरू करते हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक जवाहर जेके गोखले थे। ठीक है? जीके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। ओके? चलिए क्वेश्चन नंबर 158 देखते हैं। महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? तो महात्मा गांधी जो लियो टॉल्स्टॉय, जो कि एक रशियन लेखक थे, ठीक है, उनके लेखों से काफी प्रभावित थे। कामागाटा मारू को किसने किराए पर लिया था? तो कामागाटा मारू जो है, उसे बाबा गुरुदत्त ने 1914 में किराए पर लिया था। यह एक जापानी जहाज था जो कि कनाडा जा रहा था। खुदाई खिदमतगार पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो खुदाई खिदमतगार पार्टी की स्थापना जो है, अब्दुल गफ्फार खान ने की थी, जिसे फ्रंटियर गांधी यानी सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह के साथी कौन था? तो केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी बटुकेश्वर दत्त था, बटुकेश्वर दत्त। वहीं लाहौर षड्यंत्र के मामले में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को फांसी की सजा हुई थी। अंतिम सवाल है 162 नंबर प्रश्न, कह रहा है भारत में होम रूल लीग किसने चलाया था? तो भारत में होम रूल लीग जो है ये 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने खान सर के द्वारा जो टॉनिक बैच लाया गया था उसके सभी प्रश्न जो हिस्ट्री के थे उसे सॉल्व कर लिया। इसके अलावा हम लोगों ने पॉलिटी, ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, इकोनॉमी, सभी विषयों के जो प्रश्न है उसका डिटेल सॉल्यूशन किया है। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उसे भी देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।